जहां कहीं हमें पूरे के पूरे डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो एक अलग तरह की म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में, बेसिकली जो आप जेनेटिक्स में डिसऑर्डर पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर, बेसिकली मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। लेकिन उससे पहले क्या होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्या कहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली जब हम देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है उनके बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं? म्यूटेशन होना, या फिर हम इसको नाम देते हैं किसका, या फिर हम इसको नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन का। पॉइंट म्यूटेशन समझते हैं ना, कि एक पूरे एक सीक्वेंस में चेंज ना होना, किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे किसी पर्टिकुलर जीन के सीक्वेंस में चेंज होना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जहां कहीं हमें पूरे के पूरे डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो एक अलग तरह की म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके अंदर हम लोग बात करते हैं किसके? एक छोटे से पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। और यही एक डिसऑर्डर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हीमोफीलिया के बारे में। अब देखिए, अगर मैं हीमोफीलिया की वर्ड की बात करूं तो यहां दो वर्ड हैं, यहां दो वर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला जो वर्ड मेरे को देखने को मिल रहा है वो है हीमो या फिर हीम, जिसका मतलब होता है ब्लड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ब्लड से। और जब आप बात करेंगे ना फिलिया वर्ड के बारे में, ये जो दूसरा वर्ड है जो कि फिलिया है, फिलिया वर्ड हमें क्या बताता है? फिलिया वर्ड का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना या फिर डिक्रीज होना, या फिर डिक्रीज होना। तो यानी यहां किस चीज की कमी हो रही है? यहां जो कमी हो रही है वो ब्लड की कमी हो रही है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? इस डिजीज को हम लोग या फिर इस डिसऑर्डर को ब्लीडर्स डिजीज का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? ब्लीडर्स डिजीज का नाम। यानी कि सिंपली बॉडी के जो वेसल्स हैं या फिर जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वहां से ब्लड का लीक होना कंटिन्यूअसली, या ब्लड का कोएगुलेट ना होना, यही कुछ कंडीशन हमें देखने को मिलती है इस हीमोफीलिया के अंदर, इस डिसऑर्डर के अंदर। तो जानते हैं उसके बारे में। ये कैसा डिसऑर्डर है? ये एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। कैसा है? सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड का मतलब है यानी कि ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर हमें देखने को मिलता है। और सेक्स क्रोमोसोम की जब भी हम बात करें तो कौन सा? एक्स क्रोमोसोम पे। किस पे? एक्स क्रोमोसोम पे। तो बेसिकली एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव का मतलब होता है कि जहां पर दोनों से ही जो है अफेक्ट, या दोनों क्रोमोसोम पे हमें अफेक्ट देखने को उसका ना मिले, मतलब जैसे वाई पे ना हो, सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर पे देखने को मिल रहा है। रिसेसिव के बारे में इन डिटेल में आपको तब बताऊंगा जब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो सिंपली ये क्या है? ये एक सेक्स रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि सेक्स लिंक्ड, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू जो है ये ट्रांसफर हो रहा है। ये इसको एक रॉयल डिजीज का नाम भी देते हैं और इसको हम एक क्वीन विक्टोरिया को एज अ कैरियर मानते हैं। इसका क्वीन विक्टोरिया, ये फोटो आपको यहां पे दिख रही होगी। ऐसा माना जाता है कि कहीं इसकी शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी या इन रॉयल फैमिलीज से हुई थी। क्वीन विक्टोरिया को एज अ कैरियर जो है इनका माना जाता है। बोला जाता है कि इनके यहां से जो है ये हीमोफीलिया की शुरुआत जो थी वो हुई थी यहां, यानी कि सिंपली इनकी कहीं किसी एक जीन में पॉइंट म्यूटेशन हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि यहां इनकी कहीं पॉइंट म्यूटेशन हमें देखने को मिला था, जिसकी वजह से ये आगे इनमें ट्रांसफर हुई और आगे जनरेशंस में इनकी ट्रांसफर हुई और इस तरह से ये फैली, राइट? तो द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये जो जीन है हीमोफीलिया की, ये कहां लोकेटेड होती है? एक्स क्रोमोसोम पे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक आपका एक्स क्रोमोसोम है। अब इस एक्स क्रोमोसोम पे जैसे यहां कहीं ये एक पैटर्न जो आपको दिख रहा है जैसे कि ग्रीन है, ये किसी अदर एक पर्टिकुलर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। और जैसे कि ये वाला एक पार्ट हो गया, लेट्स सपोज कि ये एक हीमोफीलिया
या यहाँ एक स्पेसिफिक हमें इस पर्टिकुलर रीजन में कोई म्यूटेशन देखने की वजह से हमें यहां देखने को मिला हो कि जैसे ये एक हीमोफीलिया, यहां अगर हमें इस सीक्वेंस में कोई चेंज देखने को मिला हो यहां की वजह से, तो वो हीमोफीलिया को जिसने लीड किया। तो या फिर ये जो डिनोट कर सकती है ये कलर ब्लाइंडनेस जिसके बारे में आप लोग बात करते हैं, वहां उसके लिए भी अगर यहां कोई चेंजेस आते हैं इसमें पर्टिकुलर पार्ट में, तो उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल रहेगा। पढ़ा है ना आपने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी। सो हीमोफीलिया जैसे कि ये क्रोमोसोम है बेसिकली, तो इसके ऊपर अगर यहाँ हमें इस पार्ट पे, इस पर्टिकुलर जीन पे हमें कोई म्यूटेशन देखने को मिल रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हीमोफीलिया की वो क्रिएट हो रही है। ये किसी अदर पर्टिकुलर फंक्शन को इंडिकेट कर रही है ये जीन जो है, और ये जो है हीमोफीलिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि यहाँ हमें चेंजेस जो है वो देखने को मिले हैं। सो द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो लेट्स सपोज मान लीजिए कि यहाँ ये जो जीन प्रेजेंट है वो हीमोफीलिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है किसी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, राइट? ये बात समझ आई। नेक्स्ट जो हम इसमें देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है हीमोफीलिया में, बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि यहां दो टाइप से हमें देखने को मिल रहा है। जैसे एक हीमोफीलिया ए की बारे में हम लोग बात करते हैं और दूसरा हम लोग देखते हैं हीमोफीलिया बी को। अब यहां क्या हो रहा है, यहां आपको बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना है, हम लोग बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां एक फैक्टर के एब्सेंट होने की वजह से, जैसे कौन सा फैक्टर, फैक्टर 8, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर 8, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो फैक्टर 8 के एब्सेंट होने, या फिर एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, और दूसरा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर, या फिर जिसको हम फैक्टर 9 का भी नाम देते हैं। इनके एब्सेंट होने की वजह से ये कोएगुलेशन की प्रोसेसिंग नहीं होती। बेसिकली हीमोफीलिया क्या है कि कोएगुलेट ना होना, खून का ना जमना, यानी कि वो फिब्रिन की जो कंडीशन है बनने की, जो खून को जमाती है या खून को कोएगुलेट करती है एक इंजरी के टाइम पे, तो वो कंडीशन यहां इस पेशेंट में देखने को हमें नहीं मिलती, या इस डिसऑर्डर में देखने को नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब ये फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं कि जैसे एक लॉन्ग चेन, मान लीजिए कि जैसे कितने फैक्टर हैं, लेट्स सपोज ये 13 फैक्टर्स जैसे हमें देखने को मिलते हैं एक लॉन्ग चेन की तरह। जैसे ये एक फैक्टर हो गया, ये दूसरा प्रोटीन की चेन जो हमें देखने को मिलती है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये अनदर चेन हो गई। तो ऐसे टोटल हमें लगभग 13 प्रोटीन की चेन्स जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जीन पे ये एब्सेंट होना, यानी कि ये फैक्टर जो है फैक्टर 8 हो गया और फैक्टर 9 जो हो गया, इनका एब्सेंट होना। अब इनके एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है कि वो कोएगुलेशन वाली जो प्रोसेसिंग है वो नहीं हो पाती, वो हमें देखने को नहीं मिलती, राइट? तो पेशेंट ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट कंटिन्यूज टू ब्लीड इवन विद अ माइनर कट बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन ब्लड कोएगुलेशन। तो वो फैक्टर्स एब्सेंट होने की वजह से, फैक्टर 8 और 9 के एब्सेंट होने की वजह से ये कोएगुलेशन की प्रोसेसिंग जो है वो इसमें नहीं हो पाती, और कई बार पर्सन जो है वो एक छोटे से माइनर कट की वजह से भी कॉन्टिन्यूसली जो है वो ब्लीड करता रहता है। तो वो प्रोटीन की चेन जो मैंने आपको बताई ना, वो वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ज्यादातर क्या होता है यहाँ पे, मोर मेल्स सफर्स फ्रॉम द हीमोफीलिया देन द फीमेल। अब ऐसा क्यों, ज्यादा मेल सफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहां पर ऐसा इसलिए है कि मेल्स सिंगल जीन फॉर द डिफेक्ट इज एबल टू एक्सप्रेस। देखते हैं ना कि मेल के पास ये सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो अगर वो जो है वो अगर वो हीमोफिलिक है, राइट, अगर एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम ही इनफ है उसमें इसको एक्सप्रेस करने के लिए, जबकि यहां जब हम देखते हैं फीमेल के अंदर अगर उसके पास ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है और दूसरी तरफ आपको उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये दोनों ही अलग अलग कंडीशन जो है वो हो गई। यहां वो एज अ कैरियर हमें देखने को मिल रही है, जबकि यहां इस कंडीशन में हमें फीमेल जो है वो अफेक्टेड देखने को मिलेगी, राइट? वो ऐसे में अफेक्टेड रहेगी। ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे समझ आएगी हमें कि सर कौन अफेक्टेड होगा कौन नहीं होगा? ये चीज हम किसी को देख के थोड़ी बता सकते हैं, राइट? बिल्कुल देख के नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं ना पेडिग्री एनालिसिस को, तो अगर हमें किसी
उनके किसी जनरेशन में ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिली है, तो हम लोग पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर तो आप पढ़ते हो ना कि वो एक से दूसरी जनरेशन में जैसे कि ट्रांसफर होते हुए हमें दिखते हैं, यही तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। यही तो मेंडल ने कहा था कि जो इनहेरिटेंस का मतलब उन्होंने क्या बताया था हमें, ये चीज तो बताई थी ना। सो बेसिकली हम लोग तब ज्यादा अच्छे से समझेंगे जब हम कोई क्रॉस करेंगे, जैसे मैं अभी आपको एक क्रॉस बताऊंगा इसमें, उसके साथ हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। तो यहां ऐसी कंडीशन में ये जो मेल है, ये मेल कैसा है, ये सस्पेक्ट मतलब ये है, ये सफर्ड कर रहा है इससे, राइट। ये डिफेक्ट जो है इसमें हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां सिर्फ ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम जो है वो हमें देखने को मिलता है, और एक्स क्रोमोसोम ये एक सेक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सफर कर रही है। फीमेल जो सफर करेगी इस डिजीज से ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। कैसी कंडीशन में, सिर्फ इस होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही फीमेल जो है वो इससे सफर करते हुए हमें दिखेगी। इस बीमारी का कोई बहुत ज्यादा परमानेंट क्योर नहीं है, राइट, लेकिन हां हम ये कह सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इट कैन हेल्प, राइट। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने किसी एक्स इंडिविजुअल को, अगर मैं नॉर्मल हूं और मैंने उसको जो है ब्लड डोनेट किया, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस तरह के फैक्टर्स जो हैं वो मेरे उसमें देखने को ना मिले, तो ट्रांसफ्यूजन की वजह से हम ये चीज उसके अंदर देख सकते हैं। तो उसको शायद वो ट्रांसफ्यूजन करने पे या चेंज करने पे ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो उसकी बॉडी में बनने लगे, तो जिस वजह से शायद वो क्योर हो जाए। इट कैन हेल्प, ध्यान रखिएगा, इट कैन हेल्प, नॉट कंपल्सरी, इट कैन हेल्प, राइट। तो ये चीज इसमें एक हमें देखने को मिलती है। एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें आपको एक्चुअली क्या देखने को मिल रहा है। यहां पे आप जो डायग्राम ये देख रहे हो, यहां पे आपको एक इंजर्ड ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही है, राइट, कि आपकी जो ब्लड वेसल है वो इंजर्ड होती है, यहां आपको ये इंजर्ड होती हुई दिख रही है, राइट। अब दूसरी कंडीशन में यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वेसल जो है वो, अब उसमें से क्या होगा, ब्लड आना स्टार्ट होगा। जैसे इंजर्ड हुई तो ब्लड आना, बहुत अच्छे से समझ आएगा, जरा ध्यान से देखना। ये ब्लड आना स्टार्ट हुआ। अब ये एक नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन है जिसके ये एक कंडीशन है। दूसरी तरफ ये एक हीमोफिलिक पेशेंट है। कैसा है ये दूसरी तरफ जो है ये एक हीमोफिलिक पेशेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये एक हीमोफिलिक है, राइट, ये एक नॉर्मल है, राइट। तो ऐसे में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहां ये प्लेटलेट जो है ये फटाफट से जो है फिब्रिन बनाना स्टार्ट कर देगी, और यानी क्लोटिंग जो है, क्लोटिंग की प्रोसेस सिंपली यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। और यहां ये जो घाव मैं कह सकता हूं, या फिर ये जो वेसल जो स्प्लिट हुई है या फिर जो इंजरी की वजह से फटी हैं, वो यहां पे फिब्रिन जो है वो क्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे। जबकि इस कंडीशन में, हीमोफिलिक ए की कंडीशन में, ड्यू टू द लैकिंग ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, वो दोनों जो फैक्टर 8 और 9 के बारे में हमने पढ़ा। किसके बारे में, फैक्टर 8 और 9 के बारे में जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वो दोनों फैक्टर जो हैं वो यहां पे एब्सेंट होने की वजह से यहां क्लोटिंग इतनी तेजी से नहीं हो पाएगी, और पेशेंट का यानी कि जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज होने लगेगा, राइट। सो ड्यू टू द लैकिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, वीक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन यहां पे हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो यहां एक स्टेबल फिब्रिन क्लॉट हमें देखने को मिलेगा, जबकि यहां पे एक अनकंप्लीट या फिर डिले फिब्रिन क्लॉटिंग जो है हमें देखने को इसके अंदर मिलेगी। होगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलेगी। और इतना ज्यादा, कई बार ऐसा भी होता है कि इतना ज्यादा डिले होता है कि ऐसे में उस इंडिविजुअल की डेथ तक भी हो सकती है। मेजर इंजरी पे हम ये कह सकते हैं कि, या माइनर इंजरी पे भी हम ये कह सकते हैं कि डेथ भी हो सकती है जो हमें देखने को मिले। तो ये चीज समझ आई। तो ये एक कंडीशन इसमें हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको इस डायग्राम के थ्रू ये चीज अच्छे से समझ आई हो। अब जरा एक कंडीशन हम यहाँ पे लेते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लेट सपोज कि ये हमारा एक कैरियर वुमेन है, ये कैरियर वुमेन है, और ये आपका एक हीमोफिलिक मैन है।
अब होगा क्या, यहां से जब आप गैमेट्स को निकालेंगे तो ये सवाल आपको करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ध्यान से समझना। यहां से जब आप गैमेट्स को निकालोगे तो ये गैमेट्स हमें देखने को मिलेंगे इसके अंदर। इसी तरह से जब आप यहां से इन गैमेट्स को निकालोगे तो ये गैमेट्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ये चीज समझ आई। अब जब इनका ऑफस्प्रिंग आप लोग देखेंगे तो ऑफस्प्रिंग कैसे देखेंगे, क्या करेंगे ऑफस्प्रिंग के लिए, हम यहां इसको एक पनेट स्क्वायर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं, तो पनेट स्क्वायर बनाने पे क्या होगा, इस तरह से। तो मैं क्या देखता हूं कि यहां पर मैं इस तरह से इसका पनेट स्क्वायर जो है वो बना सकता हूं। इसी तरह से यहां पर मैं इसका ये पनेट स्क्वायर बना सकता हूं। तो आपका कैसा देखने को मिलेगा, ये कंडीशन आपके सामने आएगी, ये कंडीशन आपके सामने आएगी यहां पे, और एक ये, और एक आपका ये। तो आपको इससे क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे हमें इससे ये देखने को मिल रहा है कि एक जो है आपका इसमें, यहां पर एक जो है, ये देखिए अफेक्टेड विमेन है या अफेक्टेड जो ऑफस्प्रिंग है, एक तो ये है इसके अंदर, एक तो कंप्लीटली अफेक्टेड है, राइट। ये एक जो देखने को मिल रहा है आपको, या यहां पर ये जो देखने को मिल रहा है आपको, ये एक कैरियर हो सकता है आगे जो लेके जा सकता है, राइट। ये एक आपका नॉर्मल हो गया इसके अंदर, ये एक नॉर्मल हो गया, और ये जो है ये एक मेल आपका अफेक्टेड आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हम इसका क्रॉस जो है वो बना सकते हैं, या फिर हम इस तरह से इसका क्रॉस जो है वो देख सकते हैं। तो दो यहां पे आपको इस कंडीशन में आपको दो कैरियर देखने को मिलेंगे, और आपको इसमें नॉर्मल कंडीशन भी जो है वो देखने को एक जो है आपको इसमें देखने को जो नॉर्मल कंडीशन है वो मिलेगी, राइट। ये कंडीशन हमें जो है इसमें देखने को मिलेगी यहां पे, जिसमें कि आपको ये कंप्लीटली जो है ये जो है डाई कर जाएगा एक स्टेज के बाद, एक कंडीशन के बाद इतनी ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ यहाँ कैरियर और एक कैरियर विमेन जो देखने को मिलेगी, दूसरी तरफ एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो हमें यहां देखने को मिलेगा, राइट। इस तरह से भी सवाल बनाने में आपको ये हेल्प करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन ये भी है, एक क्रॉस जो है आपको हेल्प करेगा समझने में। जैसे कि यहाँ पे ये है, ये अगर नॉर्मल फीमेल है तो नेक्स्ट, और हमारे पास एक हेमोफिलिक मेल है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस कैसे हैं, क्या आपको ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेंगे किस तरह के, ये भी न्यूमेरिकल में आपको समझने में हेल्प करेगा। तो यहां से जो गैमेट्स आपके आए, ये गैमेट्स हमें देखने को मिले। इसी तरह से यहां से जो गैमेट्स आपके आएंगे, ये गैमेट्स आ गए। अब आपको देखना है कि नेक्स्ट जनरेशन में कितने % रेशियो किसका है ना। आपको रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यू कैन इजिली कैलकुलेट द रेशियो विद द हेल्प ऑफ द पनेट स्क्वायर, राइट। आप इसका पनेट स्क्वायर बना के इसके रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इसके अंदर भी करेंगे, ठीक है। तो इसका पनेट स्क्वायर आप बना सकते हैं। तो ये एक हुआ हमारा, दूसरा यहां पे एक आपको नॉर्मल ये देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका एक कंडीशन ये, और एक कंडीशन जो है आपको इसकी ये वाली जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो ये यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दो जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो कैरियर देखने को मिल रहे हैं। दो क्या देखने को मिल रहे हैं आपको, दो कैरियर गर्ल बेसिकली देखने को मिल रही हैं इसके अंदर। तो ये आपकी दो कैरियर गर्ल्स हो गई, और ये जो दो हैं आपके ये नॉर्मल बॉय हो गए। ये कंडीशन तब देखने को मिल रही है आपको जब फीमेल जो है वो नॉर्मल है पेरेंट में, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है तो आप उसके इस पनेट स्क्वायर की हेल्प से ऑफस्प्रिंग का रेशियो जो है वो आसानी से निकाल सकते हो। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं हीमोफीलिया की, और किस तरह से हम इसको देखते हैं, जिसमें आपने इस चार्ट के थ्रू इसको समझा। आई होप आपको ये चीज जो है थोड़ी बहुत समझ आई हो, और अगर आपको ये चीज समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।